इमेजिन कीजिए किसी इंसान की जीवन भर की कमाई, हाँ, मान लीजिए कुछ 5 लाख रुपए के करीब ही। बिल्कुल 5 लाख रुपए एक झटके में किसी साइबर स्कैम में उड़ जाते हैं। बहुत ही भयानक स्थिति है। और वो व्यक्ति पूरी तरह से घबराहट में, पूरे सदमे के साथ पुलिस स्टेशन की तरफ भागता है। वो पुलिस को एकदम सच सच बताता है कि उसके साथ असल में क्या हुआ। लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली कुछ नहीं होता। महीनों बीत जाते हैं और वो केस अदालत की चौखट तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देता है। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि वो इंसान झूठ बोल रहा था या फिर अपराध नहीं हुआ था। बिल्कुल नहीं। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो शुरुआती पुलिस शिकायत को कागज पर उतारने में एक बहुत ही बेसिक तकनीकी गलती कर दी गई थी। और देखिए, यही जमीनी हकीकत है। मैंने देखा है कि अक्सर बहुत ही सच्चे और गंभीर मामले सिर्फ एक खराब ड्राफ्टिंग की वजह से खत्म हो जाते हैं। अगर न्याय की प्रक्रिया एक विशाल इमारत है ना, तो वो जो शुरुआती शिकायत होती है, जिसे हम कानूनी भाषा में फॉर्मल क्रिमिनल कंप्लेंट कहते हैं, हाँ, जो हम थाने में देते हैं, बिल्कुल, वो उस इमारत की नींव होती है। अगर वो नींव ही कमजोर या अस्पष्ट हुई तो पूरी की पूरी कानूनी कार्यवाही ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। सही कहा। और यही वजह है कि आज के हमारे इस स्रोतों के विस्तृत विश्लेषण में हमने एक ऐसा स्टैक चुना है जो सीधे तौर पर इसी समस्या का समाधान करता है। बहुत जरूरी विषय है ये। आज हमारे पास जो नोट्स और आर्टिकल्स हैं ना, उनमें पुलिस मशीनरी की कार्यप्रणाली, शिकायत संरचना के नियम और जो नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता हैं, यानी बीएनएसएस। हाँ, बीएनएसएस के अहम प्रावधान और सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक जजमेंट शामिल हैं। तो हमारा मिशन आज बहुत स्पष्ट है। बिल्कुल। हमें ये समझना है कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले कागज के टुकड़े को सही ड्राफ्टिंग के जरिए एक ऐसा शक्तिशाली कानूनी हथियार बनाया जा सकता है जिसे कोई भी सिस्टम नजरअंदाज ना कर सके। और ये एक बहुत ही जरूरी गहन चर्चा है, क्योंकि देखिए, जब किसी के साथ कोई अपराध होता है ना, तो सबसे पहले भावनाएं हावी होती हैं। जाहिर सी बात है, इंसान डरेगा ही। हाँ, इंसान गुस्से में होता है, डरा हुआ होता है, वो चाहता है कि पुलिस उसके दर्द को समझे। लेकिन सच्चाई ये है कि कानूनी सिस्टम भावनाओं की भाषा नहीं समझता। उसे हमदर्दी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे भावनाओं के शोर से कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ तथ्यों का एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट चाहिए होता है। अच्छा, तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की एनाटॉमी को थोड़ा डिकोड करते हैं। मैंने स्रोतों में देखा कि सबसे पहली बात ये कही गई है कि शिकायत की शुरुआत किसी दुख भरी कहानी से नहीं होनी चाहिए। एकदम सही। बल्कि एकदम स्पष्ट और संक्षिप्त जानकारी से होनी चाहिए। जैसे शिकायतकर्ता का पूरा नाम, सटीक पता और आरोपी का जो भी विवरण उपलब्ध हो। हाँ, और साइबर फ्रॉड के मामलों में तो बैंक अकाउंट डिटेल्स और ट्रांजैक्शन आईडी बिल्कुल शुरुआत में ही दिखने चाहिए, पहले ही पन्ने पर। अच्छा, पहले ही पन्ने पर क्यों? इसे इस तरह से सोचिए कि थाने में बैठा ड्यूटी ऑफिसर दिन भर में ऐसी दर्जनों, बल्कि कभी-कभी सैकड़ों शिकायतें पढ़ता है। बाप रे, सैकड़ों? हाँ, वो थका हुआ है और काफी ओवरवर्क्ड है। अगर कोई व्यक्ति अपनी शिकायत की शुरुआत में 2 पन्ने सिर्फ ये बताने में लगा दे कि वो कितना परेशान है, तो ऑफिसर बोर हो जाएगा। बोर क्या, उसका ध्यान ही भटक जाएगा। मुख्य जानकारी उसे मिले ही नहीं। इसलिए फैक्ट्स पहले ही पन्ने पर होने चाहिए। और इसके बाद जो सबसे अहम हिस्सा आता है, वो है घटनाओं की क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी मतलब समय का सही क्रम। बिल्कुल, जो पहले हुआ वो पहले लिखना है। हाँ, और स्रोतों में इस क्रोनोलॉजी पर बहुत जोर दिया गया है। घटनाओं को सख्त क्रम में लिखा जाना चाहिए। मतलब ये किसी सस्पेंस फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह नहीं होना चाहिए। हाँ, जहाँ रोमांच बढ़ाने के लिए फ्लैशबैक का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जैक्टली। इसे एक मशीन के यूजर मैनुअल की तरह सीधा और स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। एक आम नागरिक को कैसे पता होगा कि उसके साथ जो हुआ है उसमें आईपीसी या बीएनएसएस की कौन सी धारा लगेगी? ये तो है। मतलब अगर कोई बिना धारा लिखे शिकायत दे दे तो क्या पुलिस उसे सीरियसली लेगी? देखिए, ये बहुत ही आम गलत फहमी है कि शिकायत में भारी भरकम कानूनी धाराएं होनी चाहिए। अच्छा, तो धाराएं नहीं लिखनी? सच तो ये है कि कानूनी ढांचे की खूबसूरती इसी में है कि किसी भी नागरिक को धाराएं रटने की कोई जरूरत नहीं है। कौन सा कानून टूटा है और कौन सी धारा लगेगी, ये तय करना पूरी तरह से पुलिस का काम है। ओहो, मतलब हमारा काम वो नहीं है? बिल्कुल नहीं। नागरिक का काम सिर्फ विशिष्ट तथ्य, या जिसे हम स्पेसिफिक फैक्ट्स कहते हैं, वो देना है।
तो मतलब अगर कोई सिर्फ ये लिख दे कि मेरे साथ बहुत बड़ी धोखाधड़ी हुई है, तो क्या वो काफी है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल काफी नहीं है। धोखाधड़ी हुई है ये एक निष्कर्ष है, तथ्य नहीं। तो तथ्य क्या होंगे? तथ्य ये होंगे कि नागरिक को ये लिखना चाहिए, तारीख 15 को मुझे एक फर्जी बैंक अधिकारी का फोन आया, उसने मुझे ये फर्जी दस्तावेज व्हाट्सएप पर भेजा और इसके बाद मेरे अकाउंट से इतने पैसे कट गए। अच्छा, तो पूरी कहानी स्टेप बाय स्टेप। हाँ, जब तथ्य इतने स्पष्ट होते हैं ना, तो पुलिस तुरंत पहचान लेती है कि ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। थोड़ा रुकते हैं। ये जो कॉग्निजेबल ऑफेंस या हिंदी में जिसे संज्ञेय अपराध कहते हैं, ये थोड़ा लीगल जार्गन है। अगर इसे हम साधारण भाषा में समझना चाहें तो इसका क्या मतलब है? अगर इसे बहुत ही आसान भाषा में समझे तो कॉग्निजेबल ऑफेंस एक ऐसा गंभीर अपराध है जिसमें पुलिस को किसी को गिरफ्तार करने या जांच शुरू करने के लिए किसी जज या मैजिस्ट्रेट की परमिशन नहीं चाहिए होती। ओह, मतलब सीधा एक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल, मर्डर हो गया, किडनैपिंग हो गई या कोई बड़ी धोखाधड़ी, ये सब इसी में आते हैं। इसीलिए शिकायत में ऐसे फैक्ट्स होने चाहिए जो चिल्ला चिल्ला कर कहें कि ये मामला गंभीर है, ताकि पुलिस के पास ये बहाना ना रहे कि उन्हें जांच शुरू करने के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार करना है। एकदम सही पकड़े हैं। वाओ, ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। मतलब आपका काम सिर्फ घटनाओं की एक साफ तस्वीर पेश करना है। अब मान लीजिए किसी ने घटनाओं को सही क्रम में लिख दिया और सारे तथ्य स्पष्ट कर दिए। पुलिस के पास फैक्ट्स आ गए, लेकिन जाहिर है सिर्फ कहानी लिख देने से तो कोई केस नहीं बनता ना। उसे साबित करने के लिए सबूत चाहिए। बहुत जरूरी है सबूत। स्रोतों में साक्ष्यों को शिकायत के साथ जोड़ने की बात बहुत गहराई से समझाई गई है। अब अगर मैं किसी की जगह हूं तो शायद मैं अपने सारे बैंक स्टेटमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट्स या जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं, बस उन सबको एक साथ स्टेपल करके शिकायत पत्र के पीछे लगा दूंगा। क्या ये सही तरीका है? और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। यही वो चीज है जो एक बेहतरीन केस को भी डुबा सकती है। अरे ऐसा क्यों? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति 25 पन्नों के कच्चे सबूत बिना किसी इंडेक्स या संदर्भ के पुलिस को दे दें, तो कोई भी जांच अधिकारी उन पन्नों को पलटकर खुद से कहानी नहीं बनाएगा। उसके पास इतना समय ही नहीं है। बात तो सही है। साक्ष्यों को सिर्फ इकट्ठा करना काफी नहीं है, उनका वर्गीकरण करना और उन्हें शिकायत के साथ पिरोना आना चाहिए। तो इसे सही तरीके से कैसे किया जाना चाहिए? मतलब प्रैक्टिकली हम क्या करें? सही तरीका यह है कि साक्ष्यों को पैराग्राफ के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। मान लीजिए शिकायत के पैराग्राफ 4 में किसी 50,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का जिक्र है, तो उसी पैराग्राफ के अंत में स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि पैराग्राफ 4 की पुष्टि हेतु बैंक स्टेटमेंट अनुलग्नक क या एनेक्शर ए के रूप में संलग्न है। ओहो, मतलब क्रॉस रेफरेंसिंग करनी है। बिल्कुल। इससे होता यह है कि जब पुलिस अधिकारी या बाद में कोई जज उस पैराग्राफ को पढ़ता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि इस बात का पक्का सबूत दस्तावेज के किस पन्ने पर मिलेगा। भटकाव की गुंजाइश ही नहीं रहती। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है। और ये सबूत किस तरह के होने चाहिए? स्रोत बताते हैं कि मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीद गवाहों के नाम और संपर्क या कॉल रिकॉर्डिंग, ये सब प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। जी हाँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस माने जाते हैं। लेकिन यहाँ स्रोतों में एक बहुत ही पेचीदा और दिलचस्प बात सामने आती है। कोर्टरूम ड्रामा अक्सर वैसा नहीं होता जैसा हम टीवी या फिल्मों में देखते हैं। बिल्कुल नहीं होता। अदालतों में बचाव पक्ष के वकील अक्सर पीड़ित की शिकायत को एक आफ्टर थॉट कहकर खारिज करने की कोशिश करते हैं। हाँ, आफ्टर थॉट यानी बाद में सोच समझकर गढ़ी गई कहानी। ये बचाव पक्ष की सबसे पुरानी और मैं कहूंगी सबसे कारगर रणनीतियों में से एक है। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान वकील जज से यही कहता है कि देखिए हुजूर, घटना होने के कई दिनों बाद शिकायत की गई, यानी इस बीच में इन्होंने अपने वकीलों से मिलकर ये पूरी मनगढ़ंत कहानी तैयार की है। अच्छा, इस तरह से फंसाते हैं। हाँ, और यहीं पर सद्भावना या जिसे लीगल टर्म में बोनाफाइड इंटेंट कहते हैं, उसका सिद्धांत काम आता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर किसी के साथ कोई बहुत गंभीर घटना हुई है तो वो व्यक्ति सदमे में हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है। वो डरा हुआ हो सकता है। कोई तुरंत कैसे कंप्लेंट करेगा? क्या हमारा कानूनी सिस्टम इस मानवीय पहलू को नहीं समझता? क्या देरी होने पर केस हमेशा कमजोर हो जाता है? सद्भावना का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अपराध के 1 सेकंड बाद ही पुलिस को फोन कर दिया जाए। तो फिर क्या मतलब है इसका? अगर शिकायत करने में देरी हुई है तो शिकायत पत्र में उस देरी का स्पष्ट और सच्चा कारण लिखा होना चाहिए। जैसे, मैं सदमे में था या आरोपी ने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। अच्छा, बस कारण बता देना है। हाँ, लेकिन इससे भी बड़ी बात ये है कि घटना के तुरंत बाद किया गया कोई भी छोटा सा दस्तावेजीकरण उस आफ्टर थॉट वाली थ्योरी को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। दस्तावेजीकरण से आपका मतलब है कोई पेपर ट्रेल छोड़ना, कुछ लिखित में? बिल्कुल।
मान लीजिए घटना के तुरंत बाद अगर 112 नंबर जो इमरजेंसी नंबर है उस पे सिर्फ एक कॉल कर दी जाए, हाँ, या फिर स्थानीय पुलिस के किसी व्हाट्सएप नंबर पर एक छोटा सा मैसेज ही भेज दिया जाए, तो वो सिस्टम के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ओहो, मतलब एक डिजिटल फुटप्रिंट बन गया। एग्जैक्टली। चाहे आप डिटेल शिकायत 4 दिन बाद दें, लेकिन वो छोटी सी कॉल ये साबित कर देती है कि पीड़ित की मंशा साफ थी और उसने न्याय के लिए मदद मांगने में कोई जानबूझकर देरी नहीं की। वाओ। ये एक छोटा सा कदम बचाव पक्ष के बड़े से बड़े वकील की रणनीति को शुरू में ही काट देता है। तो मतलब हमने क्रोनोलॉजी सेट कर दी, एनेक्शर सही जगह लगा दिए और बोनाफाइड इंटेंट भी दिखा दिया कि हमारी मंशा एकदम सही है। जी। पुलिस के पास फैक्ट्स आ गए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इतना सब करने के बाद भी कई बार पुलिस एफआईआर दर्ज करने से कतराती है। हाँ, ये तो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। शायद वे अपने थाने का क्राइम ग्राफ कम दिखाना चाहते हों, या शायद वे सच में बहुत ओवरवर्क्ड हों और एक नया केस नहीं लेना चाहते हों। बिल्कुल। ऐसे में सिर्फ एक अच्छी कहानी या फैक्ट्स लिखकर दे देना ही काफी नहीं है। इस दस्तावेज का अंतिम हिस्सा वो होता है जहां हम सिस्टम से कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसे प्रार्थना खंड या प्रेयर क्लॉज कहा जाता है। हाँ, प्रेयर क्लॉज ये शिकायत का वो हिस्सा है जो ये तय करता है कि आपकी शिकायत एक आम अर्जी बनकर रह जाएगी या एक ताकतवर कानूनी दस्तावेज बनेगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग अपनी शिकायत के अंत में बहुत ही विनती करने वाले लहजे का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कृपा करके मेरी मदद करें या मुझ पर दया करें। हाँ, आम आदमी तो ऐसे ही लिखेगा ना। लेकिन ये बिल्कुल गलत अप्रोच है। अच्छा। स्रोतों में भी इस पे काफी जोर दिया गया है कि प्रेयर क्लॉज का लहजा प्रोफेशनल और दृढ़ होना चाहिए। एकदम दृढ़ होना चाहिए। मतलब ये कोई दया की भीख नहीं है, बल्कि एक नागरिक के रूप में सिस्टम से एफआईआर दर्ज करने और कानूनी कदम उठाने की स्पष्ट मांग है। जी। और यहाँ जो सबसे बड़ा हैक या जिसे कहें वैधानिक हथियार सामने आता है, वो है बीएनएसएस की धारा 173 का जिक्र। हाँ, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। बीएनएसएस, जो कि अब पुराने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी की जगह ले चुका है, उसकी धारा 173 बहुत ही अहम है। स्रोतों की स्पष्ट सलाह है कि अपनी शिकायत के शीर्षक में ही, मतलब टाइटल में ही, बीएनएसएस की धारा 173 के तहत शिकायत लिखा जाना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में सिर्फ एक कागज पर धारा 173 लिख देने से पुलिस अधिकारी पर कोई मनोवैज्ञानिक या वास्तविक दबाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। या ये सिर्फ एक किताबी बात है जो असल जिंदगी में थाने में काम नहीं आती? नहीं, ये कोई किताबी बात नहीं है। ये एक वैधानिक तंत्र यानी स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म को सक्रिय करता है। अच्छा, वो कैसे? जब किसी दस्तावेज के शीर्षक में ये धारा लिखी होती है ना, तो पुलिस अधिकारी तुरंत समझ जाता है कि शिकायत देने वाला व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह जागरूक है। आहा, मतलब वो हल्के में नहीं लेगा? बिल्कुल नहीं। वो समझ जाएगा कि ये कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे आसानी से डराकर टरकाया जा सके। इससे पुलिस पर एक कानूनी बाध्यता उत्पन्न होती है कि वो उस आवेदन को महज एक रद्दी का कागज मानकर कूड़ेदान में नहीं डाल सकता। वाओ, ये तो बहुत पावरफुल है। और फिर भी मान लीजिए कि थाना प्रभारी या एसएचओ अड़ियल रवैया अपनाता है और एफआईआर लिखने से साफ मना कर देता है। हाँ, ऐसा होता है। ऐसे में एक आम नागरिक क्या करे? क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। कानूनी सिस्टम में हर बंद दरवाजे को खोलने की एक चाबी होती है। अगर स्थानीय पुलिस मना कर दे तो उसी शिकायत पत्र और उसी प्रेयर क्लॉज के साथ सीधे उच्चाधिकारियों के पास जाना चाहिए। उच्चाधिकारी मतलब? जैसे एसपी हो गए या डीसीपी हो गए। बीएनएसएस की धारा 173 सबसेक्शन 3 नागरिकों को ये सीधा अधिकार देती है। अच्छा, सीधे एसपी के पास? जी हाँ, इन उच्चाधिकारियों के पास इतनी शक्तियां होती हैं कि वे खुद मामले की जांच कर सकते हैं या फिर नीचे के थाने को तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे सकते हैं। और जब हम उच्चाधिकारी को ये आवेदन भेजते हैं तो उसका भी एक विशिष्ट ढांचा होता होगा? हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के अनुसार ये कोई बहुत लंबी किताब नहीं होनी चाहिए, बस 1 या 2 पन्ने का स्पष्ट दस्तावेज। उसमें प्रेषक यानी भेजने वाले का विवरण, प्राप्तकर्ता जैसे एसपी या डीआईजी का पद, और सबसे अहम एक बहुत ही सटीक विषय होना चाहिए। हाँ, सब्जेक्ट लाइन बहुत जरूरी है। जैसे थाना एक्स में मेरी शिकायत पर एफआईआर दर्ज न करने के संबंध में। एकदम परफेक्ट। और इसके बाद वही घटनाओं का क्रम, साक्ष्यों का विवरण
और थाने में पुलिस ने जो निष्क्रियता दिखाई उसका जिक्र होना चाहिए। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि भाषा पूरी तरह से संयमित हो। देखिए, पुलिस के खिलाफ गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन शिकायत में किसी भी तरह की भावुकता, ताने या गाली गलौज के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, प्रोफेशनलिज्म बनाए रखना है। बिल्कुल। और एक बहुत ही व्यवहारिक टिप जो हमेशा काम आती है, इस पत्र को रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजें और उसकी रसीद अपने पास हमेशा सुरक्षित रखें। वो जो छोटी सी रसीद होती है, हाँ, वो छोटी सी रसीद अदालत में ये साबित करने का सबसे बड़ा सबूत होती है कि एक नागरिक ने सिस्टम को जगाने की पूरी कोशिश की थी। क्या बात है। अब जब हम पुलिस की शक्तियों और नागरिक के अधिकारों की बात कर ही रहे हैं, तो हमारी चर्चा उन ऐतिहासिक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स के बिना तो पूरी हुई नहीं सकती। बिल्कुल, वो तो आधार है जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को इतनी ताकत दी है। स्रोतों में 3 बहुत ही बड़े फैसलों का जिक्र है और इनमें सबसे ऊपर है 2014 का ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार का संविधान पीठ का फैसला। ललिता कुमारी का फैसला, ये तो भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली के सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस फैसले ने पुलिस के उस मनमाने अधिकार पर पूरी तरह से रोक लगा दी जहां वे खुद ये तय करते थे कि उन्हें किस मामले में एफआईआर लिखनी है और किस में नहीं। तो इस फैसले ने दरअसल ऐसा क्या बदल दिया? इस फैसले ने ये सिद्धांत स्थापित किया कि यदि किसी भी नागरिक द्वारा दी गई सूचना से ये पता चलता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है, तो पुलिस के लिए एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है। अच्छा, वो मना नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। पुलिस उस शुरुआती स्तर पर सूचना की सच्चाई या क्रेडिबिलिटी चेक नहीं कर सकती। कानून की भाषा में एक शब्द होता है शैल। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर दर्ज करने के नियम में मतलब हो सकता है नहीं, बल्कि शैल लिखा है, यानी करना ही होगा। उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है। वाह! अगर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखूं, मान लीजिए ये किसी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की तरह। अच्छा, कैसे? जब कोई बुरी तरह से घायल व्यक्ति इमरजेंसी में आता है, तो डॉक्टर का पहला काम क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। उसका खून रोकना और इलाज शुरू करना। हाँ, बिल्कुल। वो ये पूछने के लिए इलाज नहीं रोकता कि अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, क्या तुम सच बोल रहे हो, पहले मैं जांच करूंगा कि तुमने खुद को तो चोट नहीं पहुंचाई। सही बात है। डॉक्टर पहले इलाज करता है। हाँ। तो ललिता कुमारी जजमेंट भी पुलिस से यही कहता है, पहले एफआईआर दर्ज करो, यानी कानूनी इलाज शुरू करो, उसके बाद जांच करना कि असल में कहानी कितनी सच है। ये एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन उदाहरण है। ये फैसला सिस्टम के अंदर शक्ति का संतुलन सीधे सीधे नागरिक के पक्ष में झुकाता है। हाँ। और देखिए, ललिता कुमारी कोई अकेला फैसला नहीं है। स्रोतों में 1992 के हरियाणा राज्य वी बानम भजनलाल जजमेंट का भी जिक्र है। मैंने पढ़ा था। वो फैसला भी यही कहता है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले आरोपों की सत्यता जांचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर प्रथम दृष्टया यानी प्राइमा फेसी अपराध बनता दिख रहा है, तो एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है। और एक तीसरा फैसला भी है, रमेश कुमारी बनाम दिल्ली सरकार 2006 का। जी। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर कोई पुलिस अधिकारी सूचना मिलने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं करता है, तो उसका ये काम सीधे तौर पर गैर कानूनी माना जाएगा, इल्लीगल माना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन फैसलों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि कानून पूरी तरह से नागरिक के साथ खड़ा है। और अगर इन सब के बावजूद मान लीजिए स्थानीय पुलिस के मना करने और एसपी या डीसीपी स्तर पे भी कार्रवाई न होने के बावजूद सिस्टम नहीं सुनता है, तो कानून एक अंतिम और सबसे शक्तिशाली रास्ता भी देता है। वो रास्ता क्या है? अब इसके आगे भी कुछ है? वो रास्ता है सीधे मजिस्ट्रेट के पास जाना। अच्छा, सीधा कोर्ट? हाँ, कोई भी नागरिक अपनी वही सुव्यवस्थित ड्राफ्ट की गई शिकायत लेकर अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है। पुराने सीआरपीसी की धारा 156(3) या नई संहिता बीएनएसएस की धारा 173(4) के तहत मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार होता है कि वो पुलिस को फटकार लगा सकता है और एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच करने का सीधा आदेश दे सकता है। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को एक जगह समेटना चाहें, तो हमने ये देखा कि न्याय की शुरुआत किसी अदालत के बड़े से कमरे में नहीं होती। बिल्कुल नहीं। बल्कि उस पहले कागज के टुकड़े से होती है जो कोई नागरिक पुलिस को सौंपता है। सही कहा। वो शिकायत सिर्फ भावनाओं का पुलिंदा नहीं होनी चाहिए, बल्कि तथ्यों, क्रोनोलॉजी और सही तरीके से जुड़े साक्ष्यों का एक सॉलिड ब्लूप्रिंट होना चाहिए। एकदम सही। हमने ये भी समझा कि एक छोटी सी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कैसे बोनाफाइड इंटेंट साबित कर सकता है, और एक दृढ़ प्रेयर क्लॉज पुलिस को उनके कानूनी कर्तव्यों की याद दिला सकता है। और सबसे अहम बात,
हमने ललिता कुमारी जैसे सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को समझा जो ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी संज्ञेय अपराध के मामले में एफआईआर दर्ज करना पुलिस का कोई एहसान नहीं है, हाँ, एहसान नहीं है। बल्कि उनका अनिवार्य कर्तव्य है। बुनियादी कानूनी साक्षरता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे सिर्फ वकीलों को जानने की जरूरत हो। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की दुनिया में जहां साइबर फ्रॉड, धोखेबाजी या किसी अन्य अपराध का खतरा हम में से हर किसी पर मंडरा रहा है, बिल्कुल मंडरा रहा है। कानूनी साक्षरता कोई विलासिता या लग्जरी नहीं है, ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। अगर ये जानकारी और जागरूकता किसी के पास है ना, तो वो एक साधारण से कागज के टुकड़े को एक बेहद शक्तिशाली कानूनी हथियार में बदल सकता है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है और यही वो रास्ता है जो असल में न्याय के दरवाजे तक ले जाता है। और अब जब हम इस चर्चा के बिल्कुल अंत पर आ गए हैं, आज हमने कागजी कार्रवाई, इंसानी गलतियों, ड्राफ्टिंग की बारीकियों और हमारी मानवीय व्यवस्था की खामियों पर बहुत गहराई से बात की। लेकिन एक विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। क्या विचार है? आज हम इन शिकायतों को ड्राफ्ट करने के लिए एक इंसान की समझ पर निर्भर है। लेकिन जरा सोचिए, जिस रफ्तार से तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आगे बढ़ रहा है। हाँ, एआई तो हर जगह आ रहा है। क्या भविष्य में ऐसा हो सकता है कि एआई ही इन कानूनी शिकायतों को ड्राफ्ट करने लगे? ये एक बहुत ही दिलचस्प ख्याल है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस थानों में प्राथमिक समीक्षा का काम भी इंसान नहीं बल्कि मशीनें करने लगे? हो सकता है, तकनीक तो उसी दिशा में जा रही है। और अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई एल्गोरिथम या कोई कोड कभी एक इंसान की उस दर्द, उसके डर और उसकी उस सद्भावना को समझ पाएगा? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। या फिर आने वाले समय में न्याय पूरी तरह से सिर्फ एक गणितीय गणना और मशीन का फैसला बनकर रह जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आने वाले भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचने के लिए छोड़ जाता है। इस विस्तृत विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।